बच्चे उछल जाते थे, तुम मानोगे नहीं इस वाली बात को। ऑफलाइन के अंदर बच्चे पगला जाते थे, वाह सर मजा आया। तुम मुझसे बोलते हो सर, खुद मुझसे बोल रहे हो, मैं करूं क्या? क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी बात समझते हो या नहीं समझते। आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूं, पर भैया मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब समझा पा रहा हूं आपको, नहीं समझा पा रहा हूं। सब चीजें ऐसी जा रही हैं, क्या है? अच्छा अच्छा, मेरे कहने पे देखो, ऐसे देखो, कभी भी किसी मेरे कहने पर मत बोलो हाँ सर समझ में आ गया। रियल में आपका मन क्या कह रहा है वो बताया करो मुझे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है? वो भाड़ में आंदो, ऑफलाइन ऑफलाइन उधर, ठीक है? मुझे भी आपसे मतलब है, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल दिल से बताओ, फ्रीडम है। मुझे तो पता नहीं कौन क्या लिख रहा है, ठीक है? उल्टा सीधा भी लिख दोगे तो भी हम मान लेंगे आपकी बात, ठीक है? आप बदतमीजी से बोल दोगे तो भी हम मान लेंगे, आप समझ गए ना मेरी बात? तो उस चीज को भूल जाओ कि आपको जो है लिख दिया करो, सर हाँ ये चीज है, ठीक है? मैं मान लूंगा आपकी हर बात, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन आने पर जब मैं आया तो सोच करके आया था कि गालियां भी पड़ सकती हैं बच्चों की, पता नहीं बच्चे क्या है, ठीक है? बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, कौन देख रहे हैं पता ही नहीं, ठीक है भाई? आप समझ गए ना कि यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, समझ रहे हो? तभी मतलब ये है कि हाँ एक बार को ऐप पर मैं इसलिए कंफर्ट रहता हूँ कि ऐप पर मुझे पता है बच्चा वो होगा जिसने कम से कम 2 या 3 हज़ार खर्च किए, समझ रहे हो? यानी वो सोच करके आया कि कुछ तो पढ़ेंगे। यूट्यूब पर क्या है, सब लफंगे ठलुए बैठे हैं, सब चल रहा है वहाँ पर। तो यूट्यूब थोड़ा सा मुझे इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, ये बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो इसलिए मैं पूछता हूँ बेटा, जो सच्चाई हो बता दिया करो, ठीक है? चलो एक चीज समझ में आ गई। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट और करता रहता हूँ, ये तो हो गया, ले रहे हैं, ठीक है? हमने पीबीआर 322 को ले लिया एग्जांपल में। भाई ये वो चीजें जो आप डालोगे इसके अंदर, डालोगे तो कंडीशन मिलेंगी, एक रिकॉम्बिनेंट बनेगा, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, मतलब रिलाइगेशन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करा देते हैं भाई, उठा करके इसको स्पीकर को वाले बीकर में डाल दिया, इक्वलाई पड़ी थी, ये क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट बन गए। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है नॉन, एक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यहाँ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। उठा करके एक प्लेट पे डाल दिया इनको, मास्टर प्लेट, जिसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, 3 टाइप की कॉलोनी मिल गई हमें। इससे वैसे समझ में आया कि 3 टाइप की कंडीशन जो हमने सोची थी वो यहाँ हुई है, ठीक है? ये मास्टर प्लेट है, इसका रेप्लिका लगाते हैं, एक और रेप्लिका लगाते हैं, इनको और रेप्लिकेट करते हैं। 2 प्लेटें लगी, एक में एम्सिलिन, एक में डाल दी टेट्रासाइक्लिन, उठा के ट्रांसफर कर दिया इसको, इसमें भी ट्रांसफर कर दिया। जो कॉलोनी दोनों में नहीं आई, मतलब पहला वाला कंडीशन, यानी इसके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। जो कॉलोनी दोनों में आई, मतलब दोनों ही जीन सही हैं इसके, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों ही जीन सही हैं, दोनों में ग्रोथ कर रहा है। भाई एक जीन काम कर रहा है, एक जीन काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका क्या हो गया? इंसर्शन इनएक्टिवेशन, यानी एक में कॉलोनी आएगी, एक में कॉलोनी नहीं आएगी, टेट्रा में नहीं आएगी, टेट्रा में नहीं आ रही, ये इंडिकेटर है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है। ये नंबर कौन सी थी? 3 कॉलोनी। इसको आइसोलेट कर लेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस। आई या नहीं आई? ठीक है, आई बेटा या नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है, मान के चल रहे हैं, आ गई होगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं लैक जेड जीन का, क्यों सर बोल रहे हैं बार-बार लैक जेड जीन, लैक ओपरॉन, लैक जेड जीन, काम कैसे करता है? तो इसमें एक नया प्लाज्मिड लेंगे जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, PUC8, ठीक है? आपकी किताबों में नहीं है, आपकी किताबों में लैक जेड जीन रखा है, तो बच्चा समझ नहीं पाता लैक जेड जीन का मैकेनिज्म। क्वेश्चन भी आते हैं ब्लू कॉलोनी, व्हाइट कॉलोनी, पर उसको समझाया नहीं है, एनसीईआरटी ने कुछ समझाया नहीं है। तो इसलिए मैं एक PUC8 लेता हूं, जो हम रियल लाइफ में करते हैं। PUC8 बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली ले रहा हूं, बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा कि यार ऐसे कर रहे हैं। PUC8 ले लेते हैं। तो अगला एग्जांपल लेते हैं लैक जेड जीन का, ठीक है? लैक ओपरॉन, नंबर 2 लैक ओपरॉन, लैक जेड जीन, लैक जेड जीन, it is also selectable marker, it is also selectable marker, selectable। चलो भाई इसकी भी कहानी देख लेते हैं। तो इसकी कहानी समझने से पहले आपको बताऊं मुझे लैक जेड जीन है क्या? भाई जिन बच्चों ने ओपरॉन पढ़ रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो समझ गए, ठीक है? पर 1-2 बच्चे ऐसे भी होंगे, मैंने बताया बेचारों ने ओपरॉन नहीं पढ़ा, एक बार देख लें ओपरॉन, बताओ तो, ठीक है? तभी शायद समझा पाऊं अच्छे से करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओपरॉन की। किसकी बात करेंगे हम पहले? ओपरॉन की। कौन सा ओपरॉन? लैक ओपरॉन, ठीक है? नोटेबल पॉइंट डाल कर लैक ओपरॉन की बात कर लेते हैं। लैक ओपरॉन क्या कहता है लैक ओपरॉन? ये समझना, लैक ओपरॉन प्रोकैरियोट में मिलता है, लैक ओपरॉन प्रोकैरियोट में मिलता है। लैक्टोज, लैक्टोज की प्रेजेंस में काम करता है। कैसे करता है देखो, जैसे मानो ये ओपरॉन है, इसमें कुछ जीन है, समझना ये कुछ जीन है। प्रोकैरियोट में कई जीन मिलकर के किसी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? यहाँ प्रमोटर भी हो सकता है, यहाँ प्रमोटर जीन भी होता है, एक ऑपरेटर जीन भी होता है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। जैसे जेड, वाई, ए, जो किसी प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ हमारा ध्यान पूरा जेड जीन पर है, हमने इसको कट करके निकाल करके यूज किया है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है? तो पहले देख लो जेड का काम क्या है, समझो। पेट्री डिस्क लेते हैं प्लेट, एक प्लेट ली हमने, इस प्लेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पड़े हुए, क्या पड़े हुए हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर मतलब जीन कब काम करेगा, ठीक है? एक नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में
भाई प्रमोटर वो जगह होती है जहां पर आकर के एक एंजाइम आकर के बाइंड करता है, एक एंजाइम बाइंड करता है। प्रमोटर वो जगह होती है जहां पर आकर के एक एंजाइम बाइंड करता है। कौन बाइंड कर रहा है? यहाँ पर आकर के एक एंजाइम। और ऑपरेटर वो जगह होती है, ऑपरेटर वो जगह होती है जहां कोई इस एंजाइम को आगे जाने से रोकता है। समझना, समझ। तो भाई पी प्रमोटर है, पी प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा, ठीक है, और ऑपरेटर से रेगुलेटर आके बाइंड होगा। ये आर है रेगुलेटर, ऑपरेटर से बाइंड होगा। ये है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इस पटरी पर आगे बढ़ेगा तभी तो स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। और ये आगे कब बढ़ेगा? जब ये रेगुलेटर ऑपरेटर से हट जाएगा, रेगुलेटर ऑपरेटर से हट जाएगा, रास्ता खाली होगा, ये आगे बढ़ जाएगा पटरी पर और इनसे एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है, तो प्रोटीन बन जाएगी। सिंपल सी बात है। पर ये रेगुलेटर इस ऑपरेटर से हटेगा कब? कौन हटाएगा? ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है लैक्टोपोरोन, यानी लैक्टोज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लैक्टोज। अब आप क्या करो, इस बैक्टीरिया के लिए आपने मीडियम प्रोवाइड करा दिया लैक्टोज। लो भाई लैक्टोज खाओ। सारे बैक्टीरिया कहते भाई लैक्टोज खाओ, खुश रहो, लैक्टोज खाओ। बैक्टीरिया खुशी खुशी उछलने लगे, वाह लैक्टोज मिल रहा है, वाह लैक्टोज मिल रहा है। ठीक है भाई, बैक्टीरिया खुश, लैक्टोज मिल रहा है इनको, ठीक है भाई लैक्टोज। पर उनको क्या करना है भाई? ग्लूकोज मिलता तो डायरेक्ट खा लेते, लैक्टोज मिल रहा है तो उनको लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो क्या करना होगा? उसको तोड़ने के लिए उनको अपना ओपरोन चलाना पड़ेगा। और ओपरोन तभी चलेगा जब आप लैक्टोज डालोगे। ओपरोन तभी चलेगा जब आप लैक्टोज डालोगे। ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है। मीडियम में आपने लैक्टोज डाल दी, लैक्टोज डाल दी भाई अंदर, खुश रहो, लैक्टोज डाल दी तुम्हारे अंदर, खाओ बेटा लैक्टोज को, मस्त रहो। लैक्टोज को आते ही, लैक्टोज के अंदर आते ही लैक्टोज को अपने अंदर लेके जाएंगे ये, और तुरंत जाकर के लैक्टोज किससे बाइंड कर जाएगी? रेगुलेटर से। लैक्टोज की बाइंडिंग जैसे ही रेगुलेटर से होगी, किससे होगी? रेगुलेटर। ये कौन है? रेगुलेटर। अरे इधर जगह नहीं है, कोई नहीं। रेगुलेटर। जैसे ही लैक्टोज आप उसको मिली तो लैक्टोज क्या करेगी? सीधी लैक्टोज जाएगी, सीधी लैक्टोज जाएगी, इस रेगुलेटर से बाइंड करेगी और रेगुलेटर को अपनी जगह से हटा देगी, ठीक है। रेगुलेटर भाई साहब यहां से हट के यहां पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि लैक्टोज गई यहां बाइंड की और बाइंड करते ही रेगुलेटर वहां से हट जाएगा। रेगुलेटर के हटते ही क्या होगा? रास्ता साफ, रास्ता साफ। और रेगुलेटर के हटते रास्ता साफ तो तुरंत ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो सीधे क्या होगा? यहाँ पर एमआरएनए, इसका एमआरएनए, इनका एमआरएनए और इनका एमआरएनए बनने चालू हो जाएंगे। अभी हमें बाई और ए जीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या बना? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए। पर हमें इस वाले मैसेंजर जेड वाले जीन से मतलब है। जेड जीन का जब मैसेंजर आरएनए बनेगा और इस जेड जीन के मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम बाइंड करेंगे तो इससे क्या बनेगी? इससे बनेगी प्रोटीन, इससे बनेगी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बन रही है यहाँ पर? क्या बन रही है? बीटा, क्या बन रही है? बीटा गैलेक्टो साइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बन गया। आज बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम करेगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बस सिंपल सा कंसेप्ट था। ये था लैक्टोप्रोन का जेड जीन का फंक्शन। यानी किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बैक्टीरिया। आपने क्या डाल दिया यहाँ पर? लैक्टोज। जब तक लैक्टोज नहीं थी शांत पड़ा हुआ था। शांत पड़ा हुआ था मतलब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ सकता, टकराएगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पर? ऑपरेटर से रेगुलेटर बाइंड है, ये आगे बढ़ने नहीं देगा, मतलब ये जीन नहीं बनेगा, जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपने मीडियम में लैक्टोज डाली, लैक्टोज जाएगी, रेगुलेटर से बाइंड करेगी, सोचता है कि हट जा, इधर आ जा, इधर आ जा, ये इधर आ गया, रास्ता साफ, पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, प्रोटीन बनना चालू। क्योंकि मीडियम में लैक्टोज आ चुकी है, तोड़ना है, इसको आगे बढ़ना जरूरी है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा और बैक्टीरिया खुश, एनर्जी मिल गई उनको, ठीक है। बैक्टीरिया खुश क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। ये है लैक्टोपोरोन। हम जानते थे कि अगर जेड जीन काम करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है। अब हमने क्या किया? कुछ क्रोमोजन बनाए, क्रोमोजन कलरिंग एजेंट, क्रोमोजन कलरिंग एजेंट। अगर मान लो उस मीडियम के अंदर हम क्रोमोजन को डाल देते हैं, क्रोमोजन डाल देते हैं, अभी कोई कलर ही नहीं है, क्रोमोजन को कलर नहीं है, मतलब क्रोमोजन डाल रखे हैं। और जैसे ही ग्लूकोज लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो इससे टूटने से क्या होगा? ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर आना चालू हो जाएगा। ब्लू कलर का इंडिकेशन है कि टूटना चालू हो गया। इसमें अगर ब्लू कलर आ रहा है तो क्या बता रहा है? ठीक है, ब्लू कलर क्या बता रहा है? ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजन। ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजन। क्रोमोजन की प्रेजेंस में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में क्या करेगा?
भाई यहाँ पर लैक्टोज का टूटना चालू हो जाएगा। टूटने का मतलब है जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है वो ब्लू कलर देना चालू कर देंगे। अगर ब्लू कलर आ रहा है उस पूरी प्लेट में, ये इंडिकेटर लैक जेड जीन काम कर रहा है। लैक जेड जीन काम कर रहा है का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड्स बन रहा है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा है। ये इंडिकेशन हमें दिखता तो कुछ है नहीं ना, हम कलर के बेस पे जानेंगे, ठीक है। हमने कलर क्रोमोजोम से डाल प्लेट में ट्रांसफर कर दिए, हमने लैक्टोज डाली प्लेट में, लैक्टोज डालने के बाद कुछ समय बाद देखा ओ रंग कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया प्लेट के अंदर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी आपका लैक जेड जीन काम कर रहा है, यानी लैक्टोज डालती लैक्टोज का टूटना स्टार्ट हो गया, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड्स बनाना चालू कर दिया उन्होंने। ये पूरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई। ये इंडिकेटर है लैक ओपरॉन। समझ में आया? लैक ओपरॉन नहीं आया? अब समझा पाऊंगा आपको कि हमने क्या किया, सिलेक्टिव मार्कर क्यों रखा इसको, ठीक है। जेड जीन को सिलेक्टिव मार्कर क्यों रखा? समझना? ब्लू कलर फोकस करोगे। ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ब्लू कलर। ये कब आएगा? जब आपका लैक जेड जीन काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड्स बनेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा, ब्लू कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। यही ब्लू कलर तो बताएगा, क्या बताएगा? अब देखो आगे की कहानी। तो लैक ओपरॉन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, PUC8 एक्सपेरिमेंट कर ले रहे हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर PUC8 का, PUC8 वो PBR 322 था, हमने PUC8 क्लास में लिया। ये बनाया हुआ है, ये PBR 322 बनाया हुआ है, ऐसे PUC8 बनाया हुआ है। मान लो ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है। मैं अक्सर कर ये लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अक्सर मैंने अपनी जो स्टडी थी वहाँ पर PUC8 बहुत यूज किया, मान लो, ठीक है। तो PUC8 ले लेता हूँ, बहुत सारे 50 है। अब PUC8 पर मेरा फेवरेट PUC8 है, मुझे समझाना कोई भी चीज ले लूँ मैं, ठीक है। मैं PBR 322 इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो NCERT में दे रखा है। PUC8 इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक जेड जीन है, ठीक है, काम का है। समझ रहे हो? लैक जेड जीन है, काम का है। ये समझा देगा आपको एकदम परफेक्टली, ठीक है। ये एक प्लाज्मिड है। अब PUC8 की खास बात सुन लो, क्या खास बात है? PUC8 के पास एक तो लैक जेड जीन है, कौन सा जीन है? लैक जेड जीन है, और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी इसके पास होता है, एक एंटीबायोटिक का भी है, हमने बनाया है। तो ये PUC8 की खास बात क्या है? इसके पास एक तो लैक जेड जीन है, एक एम्पेसिलिन AMP एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। वो तो PUC उसमें भी था PBR 322 में, पर यहाँ लैक जेड जीन है, इससे मतलब है आपको, ठीक है। उस चीज से मतलब नहीं है। तो अब क्या काम किया आपने? वही काम, वही जो पहले किया था, वही काम फिर से किया आपने। क्या काम किया? यहाँ पर भी हमने एक बीकर ले लिया, दो बीकर ले लिए भाई, एक ये ले लिया, एक बीकर और ले लिया, नहीं वही चीज दोहरा दी यहाँ पर फिर से, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने प्लाज्मिड ले लिए थे, प्लाज्मिड ले लिए, 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 भर दिए, ठीक है। प्लाज्मिड ले रखे हैं हमने इसके अंदर, प्लाज्मिड भरे हुए। कौन सा प्लाज्मिड भरे हुए हैं? यही समझ गए होंगे, PUC8। ये PUC8 प्लाज्मिड आपने इसमें भर दिया। अब क्या करने वाले हो उसके अंदर? वही एक्सपेरिमेंट आप मिलाओगे, मिक्स करोगे, क्या क्या इसमें एक डालोगे आप DNA प्लस लाइगेज प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप इसमें क्या करने वाले हो? ऐड करने वाले हो। ऐड कर दिया। ऐड करने में क्या होगा? पर एक ऐसा हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हैं जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ लगी होगी? लैक जेड जीन के अंदर लगी होगी, यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। अब यहाँ में फिर दो कंडीशन मिलेंगी, दो कंडीशन मिलने वाली है इसके अंदर, दो कंडीशन फिर मिलने वाली है। वही एक के अंदर क्या हो जाएगा? रीलाइगेशन ऑफ लैक जेड जीन, एक के अंदर क्या हो जाएगा भाई? आपने सब चीजें डाल दी इसके अंदर, कट लगेगा तो क्या होगा भाई? दोनों कट लगेंगे, पर हो सकता है एक जगह रिलाइगेशन हो गया, एक जगह आपका रिकॉम्बिनेंट आकर डिवाइड हो गया। लैक जेड जीन में रिकॉम्बिनेंट आकर डिवाइड हो गया। सेम वही एक्सपेरिमेंट है, पर इसमें लैक जेड जीन है, बस इतना अंतर है, ठीक है। अब से क्या करने वाले हो? आप ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। कर लो भाई ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो कितनी कंडीशंस देखने को मिलने वाली हैं? कितनी कंडीशंस देखने को मिलने वाली हैं? 3 कंडीशंस। सेम वही एक्सपेरिमेंट है, एकदम कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाने की कोशिश करेगा आप चाहोगे तो। बैक्टीरिया, वही 3 बैक्टीरिया आएंगे यहाँ पर, 1 2 और एक 3, ठीक है बेटा। 3 बैक्टीरिया आ रहे हैं, 3 बैक्टीरिया। अब तीनों क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सब इसमें एंटर करा दोगे तो इसमें 3 कंडीशंस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या कंडीशन मिलेगी इसके अंदर भाई? हो सकता है इसके अंदर आपको किसी में कोई भी प्लाज्मिड ना गया हो सकता है एक के अंदर रिकॉम्बिनेंट गया हो सकता है एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट गया हो। इस 3 कंडीशंस। स्क्रीन ले लिया हमने, कोई नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। चलो ग्रीन कलर ले लो भाई, पूरा कलर कॉम्बिनेशन मैच करना पड़ता है और इस समझ में आना चाहिए। व्हाइट व्हाइट रेड रेड, पर एक के अंदर आपको क्या दिखाना है? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये आ गई 3 कंडीशन, वही 3 कंडीशन यहाँ पर आ गई। कॉलोनी ए नाम दे दो उसको 2 नाम दे दो, 2 इसको नाम 3 दे दो, सेम वही। बस अंदर इतना ऐसा जीन कौन सा हो गया? लैक जेड जीन। इससे फायदा क्या? ये कॉमन एक्सपेरिमेंट हो गया, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी समझो।
अब यहाँ आपको मल्टीपल प्लेटिंग नहीं करनी है, सिंगल प्लेट लगाओगे, पहले मास्टर प्लेट लगाओगे। क्या लगाने वाले हो? मास्टर प्लेट। मास्टर प्लेट लगाओगे, मास्टर प्लेट के बाद एक प्लेट और लगाओगे, बस इसी में कंक्लूजन सारे आ जाएंगे। ठीक है, मास्टर प्लेट में ये क्या है? मास्टर प्लेट विदाउट एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं इसके अंदर, तो तीनों ही कॉलोनी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तीनों ही कॉलोनी ग्रो कर जाएंगे। नंबर 1 भी कर गई, नंबर 2 भी कर गई और नंबर 3 भी कर गई तीनों कॉलोनी। ठीक है, एक मान लो नंबर 1 है, एक मान लो नंबर 2 है, एक मान लो नंबर 3 है, तीनों कॉलोनी की ग्रोथ आ गई इसके अंदर। अब हम एक रेप्लिका लगाएंगे, पर इसकी खास बात क्या है? हमें बहुत सारी प्लेट नहीं यूज करनी, सिंगल प्लेट में ही हमारा काम चल जाएगा। सिंगल प्लेट में ही काम चल, मास्टर के पास सिंगल प्लेट, यहाँ रेप्लिका लगा रहे हो, रेप्लिका 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 लगाते ही आपको यहाँ पर 3 कॉलोनी मिलने वाली हैं। ठीक है, अच्छा अब एक्सपेरिमेंट देखो। एक अब इस प्लेट में क्या क्या यूज करने वाले हो? इस प्लेट में आप यूज करने वाले हो एक तो एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक, एक ही प्लेट के अंदर, प्लस इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालोगे। इनको एक ही प्लेट में डाल दिया आपने, एक ही प्लेट में डाल दिया। ठीक है, एक ही प्लेट में यूज किया, तो एक ही प्लेट में काम होगा। अच्छा, एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसकी ग्रोथ ही नहीं आएगी, ग्रोथ ही नहीं आई, ग्रोथ नहीं आई। नंबर 1 की ग्रोथ नहीं आई, ग्रोथ नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? एम्पिसिलिन के अंदर ग्रोथ नहीं आई का मतलब है इसके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। ये पहला वाला फर्स्ट केस आ गया, फर्स्ट केस, यानी इसके अंदर क्या होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ग्रोथ नहीं आई मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल, इसकी ग्रोथ ही नहीं आई। अच्छा, आगे हमने फिर क्या किया? आगे क्योंकि एम्पिसिलिन दोनों में सही सलामत है, तो दोनों की ग्रोथ आएगी, आप समझना। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेकंड नंबर सेकंड ले लेते हैं। सेकंड के अंदर ब्लू कलर की कॉलोनी आई। कैसी कॉलोनी आई? डार्क ब्लू कलर की कॉलोनी आई, डार्क ब्लू कलर की कॉलोनी आई। डार्क ब्लू क्यों आ रही है? डार्क ब्लू कॉलोनी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है और लैक्जेट जीन कट नहीं हुआ, यानी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में लैक्जेट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, जो लैक्टोज को थोड़ा सा लैक्टोज भी डाला है आपने, एम्पिसिलिन के संग क्या डाला है आपने? लैक्टोज भी इसमें आपने डाला है, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में यहाँ ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी अगर लैक्जेट जीन काम करेगा। और लैक्जेट जीन काम कर रहा है मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब नंबर 2 इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। समझ गए ना मेरी बात? नंबर 2 कॉलोनी यहाँ आ गई। ठीक है, नंबर 1 भी आ गया, नंबर 2 आ गई। ठीक है, एक व्हाइट कलर की कॉलोनी आ रही है। कैसी कॉलोनी आ रही है? व्हाइट आ रही है। व्हाइट क्या बता रही है? व्हाइट ये बता रही है बैक्टीरिया ग्रो तो कर रहा है, यानी इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो सही है, पर लैक्जेट जीन काम नहीं कर रहा, इसीलिए कलर चेंज नहीं हो रहा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में। तो कैसी कॉलोनी आ गई यहाँ पर? नंबर 3 कॉलोनी आएगी, यानी ये वाली नंबर 3 कॉलोनी आएगी। ठीक है, तो नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 1 बता रहा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। नंबर 2 में कलर कैसा आएगा? ब्लू कलर, ब्लू क्वेश्चन ब्लू कलर का आएगा। ये क्या बता रहा है? ब्लू कलर, ब्लू कलर बता रहा है, जो ब्लू कलर की कॉलोनी आ रही है क्या बता रही है? ये बता रहा है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी हमारे मतलब का नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। थर्ड कॉलोनी में व्हाइट कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? व्हाइट। व्हाइट कलर क्या बताने वाला है? रिपोर्ट आने पड़ेगा। व्हाइट कलर क्या बताने वाला है? व्हाइट कलर बताने वाला है जो हमारे मतलब का रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अलग कर लो उसको, ये क्या है? कलर कैसा का? व्हाइट। कलर कैसा का? नंबर 2 का ब्लू। व्हाइट एंड ब्लू पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्हाइट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और ब्लू नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो रिकॉम्बिनेंट नहीं है तभी तो जीन इसका काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ। नंबर यहाँ भी डाल दिए, नंबर यहाँ भी डाल दिए, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा ही। ठीक है, तो अब एक ही प्लेट, खास बात क्या है इसकी? लैक्जेट जीन वाली एक्सपेरिमेंट की, इसमें तो प्लेट कम लगानी पड़ी आपको और कलर के बेस पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, ब्लू कलर। तो अब क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा अब यहाँ वहाँ क्वेश्चन क्या बने थे? अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ दोनों ही प्लेट में नहीं हो रही, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बैक्टीरिया की ग्रोथ एम्पिसिलिन वाली प्लेट में नहीं हो रही, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, वहाँ पर क्या? बैक्टीरिया की ग्रोथ दोनों ही प्लेटों में हो रही थी, बैक्टीरिया की प्लेट दोनों ही प्लेटों में हो रही थी, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि अभी दोनों जीन काम कर रहे हैं तभी ग्रोथ हो रही है। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है और ब्लू कलर आ रहा है, मतलब लैक्जेट जीन काम कर रहा है और ग्रोथ भी हो रही है, तो एम्पिसिलिन भी काम कर रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं, यानी ग्रोथ भी हो रही है, ब्लू कॉलोनी आ रही है। ग्रोथ हो रही है एम्पिसिलिन के केस में, मतलब एम्पिसिलिन काम कर रहा है और ब्लू कलर आ रहा है, लैक्जेट जीन भी काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। ठीक है, डीलाइगेशन वाला ग्रोथ आ रही है, कॉलोनी आ रही है, मतलब एम्पिसिलिन काम कर रहा है, अभी कॉलोनी यहां पे ग्रो करेगी एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में। ठीक है, पर व्हाइट कॉलोनी ब्लू नहीं आ रही, मतलब ब्लू नहीं आ रहा, मतलब लैक्जेट जीन हमारा गया काम से, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, लैक्जेट जीन काम नहीं कर रहा, इसलिए क्रोमोजन की प्रेजेंस में ब्लू कलर नहीं आ रहा। बस यही तो चाहिए था हमें, मिल गया, हमें मिल गया। कौन मिल गया? हमें मिल गया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कर लेंगे? आइसोलेशन। आइसोलेशन हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा।
आई बेटा, अब एकदम क्लियर कट हो गया होगा ये सेलेक्टर मार्कर काम कैसे करते हैं, लैक्जेट जीन कैसे काम करता है, एंटीबायोटिक जीन काम कैसे करते हैं, पीबीआर 322 का पूरा कांसेप्ट क्या है, आप समझ में आ गया। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के, एक लेक्चर से 5 क्वेश्चन, सोचो बहुत बड़ी बात होती है बेटा, 4-4 क्वेश्चन लेक्चर से आ रहे हैं। असल में बायोटेक्नोलॉजी से ही 11 क्वेश्चन लास्ट ईयर लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ी बात है अपने के अंदर, ये सारे कांसेप्ट एकदम सेट हुए होंगे, बताया यार हुए होंगे, तुम बताओ यार हुए नहीं हुए, थोड़ा बहुत बता दिया करो, बस कष्ट कर लिया करो, थोड़ा सा आ गया, अगर नहीं आया सर थोड़ा सा आया, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो एक बात हमारी पीयूसी 8, अब हमारा ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे लगता नहीं आपको यहाँ कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है, एकदम कोई एक्सपेरिमेंट है, बस यहाँ पर मल्टीपल प्लेटिंग नहीं किया है, एक ही प्लेट में एक ही रेप्लिका में हमारा काम हो गया। व्हाइट कलर क्या है, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, कॉलोनी नहीं आ रही है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन वहां के 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए चलो ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये वाला। अब आ जाओ भाई, वेक्टर चल रहे थे, प्लाज्मिड की सारी कहानी बता दी आपको, प्लाज्मिड कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्या है इनका पूरा मैकेनिज्म, और वेक्टर के सारे फीचर्स बता दिए आपको, ठीक है। क्या इसके अलावा भी वेक्टर हो सकते हैं? यस, जैसे मान लो अभी हम बैक्टीरिया खेल रहे थे, हम प्लांट खेलेंगे, ठीक है, हम किसी वेक्टर को प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, अब किसी वेक्टर को प्लांट में ट्रांसफर करना है आपको, ठीक है, प्लांट के अंदर, तो दिमाग को लगाना पड़ेगा प्लांट के अंदर भेजना है वेक्टर को मैं, ठीक है, तो ऐसा वेक्टर चाहिए जो यूकैरियोट में जाकर के एक्सप्रेस कर पाए, तो हमने ढूंढा, हमने एक बैक्टीरिया ढूंढा, ठीक है, क्या ढूंढा? एक बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट, पर वो यूकैरियोट के अंदर जाके ग्रो कर लेता है, स्पेशली प्लांट, स्पेशली डाइकोट प्लांट, कौन से प्लांट? डाइकोट प्लांट के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन करता था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ये एक बैक्टीरिया था, इसके अंदर एक प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड, ये खतरा समझ ना, ये बैक्टीरिया जाता था इन प्लांट, डाइकोट प्लांट के अंदर और अपने टीआई प्लाज्मिड, समझ रहे हो, टीआई प्लाज्मिड को उसके अंदर एंटर कर देता था, समझना, किसके अंदर? डाइकोट प्लांट के अंदर, और वो प्लाज्मिड जब जाता था डाइकोट प्लांट के अंदर तो वो मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाता था और जाकर के मल्टीपल ना भी जुड़े तो फिर मल्टी अंदर जाकर के मल्टीपल कॉपी बनाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा और मेन क्रोमोसोम से जुड़ करके, ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनाता था, और मल्टीपल कॉपी से क्या होगा? अच्छा सॉरी, एक चीज और ऐड करनी है, उसके पास टीडीएनए था, उस प्लाज्मिड की खास बात क्या है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड की, उसके पास टीडीएनए है, टीडीएनए एक ऐसा डीएनए जो उसके अंदर जाकर के ट्यूमर को इंड्यूस करते हैं, क्राउन गॉल ट्यूमर। इससे क्या होता था, जब वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, टीआई प्लाज्मिड गया, मेन क्रोमोसोम जुड़ा, उसके अंदर जाकर उसने कैंसर करा दिया, अनकंट्रोल ग्रोथ करा दिया, ठीक है, जैसे ह्यूमन में भी तो वायरस अनकंट्रोल ग्रोथ करा देते हैं, ऐसे करा दिया, और प्लांट सेल ढेर सारी बढ़ती जा रही है, इससे फायदा क्या है? इसने अपने टीडीएनए को भी उसमें जोड़ दिया है, ठीक है, और अपने प्लाज्मिड को भी जोड़ दिया है, उसका प्लाज्मिड प्रोटीन बनाता है, अब प्रोटीन उसे नहीं बनानी, अब ये प्रोटीन कौन बनाएगा? प्लांट सेल बनाएगी, और प्लांट सेल भी एक सेल नहीं बनाएगी, अब प्लांट सेल जिसमें ट्यूमर हुआ था वो ग्रोथ करती जाएगी और उसको प्रोटीन मिलता जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी इसने एक ऐसा इंसान बना दिया जो इसको करेंसी देता है, और वो एक ऐसा इंसान है खुद भी करेंसी देता है और अपने जैसे हजारों इंसान बनाता जा रहा है, तो उसके पास हजारों सोर्स हो जाएंगे करेंसी के, यानी अमीर हो जाएगा, मतलब जिसको प्रोटीन चाहिए थी ना वो प्रोटीन मिल रही है, जिंदगी भर मिल रही है, खाएगा बैठ करके, ठीक है, बढ़ती जा रही है वो प्रोटीन, बढ़ती जा रही है, तो ये इसका इन्फेक्शन का तरीका था जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती थी। क्लियर है? तो इस टीआई प्लाज्मिड के बारे में समझ लो, खतरनाक प्लाज्मिड है, समझो, ये एक डाइकोट प्लांट है, ठीक है, ये एक डाइकोट प्लांट है, ये एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, इस डाइकोट प्लांट की रूट में इसने इन्फेक्शन कर दिया, इसके पास टीआई प्लाज्मिड है, जिसके पास टीडीएनए है। अब क्या करता है? इसका अपना खुद का अलग है, प्लाज्मिड अलग है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया प्लांट सेल में इन्फेक्शन करेगा तो अपने जीनोम को, अपने प्लाज्मिड को कहाँ जोड़ देगा? प्लांट के क्रोमोसोम के साथ, टीडीएनए भी जोड़ दिया इसने। अब इससे क्या होगा? ये टीडीएनए अंदर जाकर के क्राउन गॉल, इट इज अ कैंसर, कैंसर बोलो या ट्यूमर बोलो, प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस कर देगा, कैंसर बना देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? ये प्लांट की सेल इसके मतलब की प्रोटीन बनाते रहेंगे, ये खाता रहेगा। हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी है, यार ये काम का बढ़िया मिल गया, मैं तो यही तो चाहिए था, प्लांट सेल को अगर मॉडिफाई करना है। लाओ उस बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, बैक्टीरिया पकड़ा, इसके टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया, समझ रहे हो, मॉडिफाई किया, उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म किया, पर जीनोम के जुड़ने की प्रॉपर्टी थी, और जितना पार्ट हमने काटा उसके अपना जीन जोड़ दिया, और इस प्लाज्मिड को हम किसी भी प्लांट के अंदर क्या कर रहे हैं? हम एंटर मॉडिफाइड कर दिया हमने, किसी भी प्लांट के अंदर हम जाकर के अपने जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ये हमारे जीन को ले जाकर के प्लांट जीनोम के साथ जोड़ देगा, ये तो हमें चाहिए। तो हमने प्लांट सेल के अंदर किसी भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए जिस वेक्टर को यूज किया है वो टीआई प्लाज्मिड कंटेनिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है। समझ में आ गया होगा? वही मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पर। प्लांट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस की बात कर रहा हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस की बात कर रहे हैं बेटा। अब पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट, कौन सा प्लांट है? सेवरल डाइकोट प्लांट। ये प्लांट हमने दिखा रखा है यहां पर, प्लांट दिखा रहा है, ये कैसा प्लांट है? डाइकोट प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट है जिसमें ये बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से क्राउन गॉल का मतलब होता है कैंसर, प्लांट के कैंसर ट्यूमर को क्राउन गॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डाइकोट प्लांट के अंदर क्या करेगा? ये डिलीवर कर देगा पीस ऑफ डीएनए को, इसको बोलते हैं टीडीएनए, टू ट्रांसफॉर्म जो नॉर्मल सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग कह सकते हो, नॉर्मल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देगा, और ये ट्यूमर प्रोड्यूस करता है कुछ केमिकल्स जो इस पैथोजन को रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी थी पैथोजन की। इसी प्रॉपर्टी को हमने पहचाना, उसको मॉडिफाई किया और एज अ वेक्टर यूज किया प्लांट के केस में, ठीक है। तो हमने क्या काम किया? एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जो टीआई प्लाज्मिड था, समझना, ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का, इसको मॉडिफाई किया हमने और क्लोन वेक्टर की तरह
अब उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई और ये एक तरीके से हमारे जीन को किसी भी प्लांट में एंटर कराने में कैपेबल हो गया, मॉडिफाई कर दिया, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को सप्रेस कर दिया, नॉन पैथोजेनिक कर दिया। ठीक है, ये तरीका हमने यूज किया प्लांट के केस में, टीआई प्लाज्मा एक्टिवेटेड इंटरफेसेस का। अच्छा, एनिमल के केस में किसी जीन को ट्रांसफर करना है तो क्या यूज करोगे? एनिमल के केस में किसके पास प्रॉपर्टी होती है हमारे जीनों को जोड़ने की? वायरस, रेट्रोवायरस। वो अपने जीनों को हमारे जीनों को जोड़ लेते हैं, तुमने रेट्रोवायरस को यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इन द एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। भाई इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। भाई किसी भी कहीं पर भी एनिमल सेल में कुछ भी ट्रांसफर करना हो रेट्रोवायरस यूज कर लो। अच्छा, कुछ शटल वेक्टर भी होते हैं, शटल वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ ऐसे वेक्टर भी होते हैं जो प्रोकैरियोट में भी जा सकते हैं और यूकैरियोट में भी जा सकते हैं, यानी इनके पास दो टाइप की ओआरआई साइट होती है, प्रोकैरियोट में मल्टीप्लाई करने वाली और यूकैरियोट में मल्टीप्लाई। ये अलग से नोटेबल पॉइंट लिखा है मैंने, नीट में तो अभी तक नहीं आया। ठीक है, ये कुछ हायर एग्जाम्स में आया क्वेश्चन था, तो मैंने ऐड कर दिया, बाई चांस आ जाए। ठीक है, क्यों रिस्क ले। ठीक है, शटल वेक्टर रेप्लिकेट इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, तो दो एग्जांपल है, एक ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड और एक टीआई प्लाज्मिड। एक टीआई प्लाज्मिड खुद तो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोटिक सेल में क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसको यूज किया गया, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड और ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड को हमने कहां यूज किया है? आप बोलोगे यू, बहुत सारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के केस में। तो ये ऐसे वेक्टर हैं जिनके पास दो टाइप के ओआरआई साइट होते हैं। ठीक है, एक ओआरआई प्रोकैरियोट का भी होता है, एक यूकैरियोटिक सेल का भी ओआरआई साइट्स होता है। समझ रहे हो, ये खास बात है शटल वेक्टर की, शटल वेक्टर की। शटल दोनों जगह सकते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, दो टाइप की ओआरआई साइट है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड उसी टाइप का है, ऐसे ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो बड़ा ये तो हो गई प्लाज्मिड की कहानी, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए प्लाज्मिड की कहानी में। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया प्लाज्मिड वाला, समझ रहे हो, प्लाज्मिड वाले पार्ट में कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर कट, नो डाउट, आगे बढ़ें। क्लियर है? तो आज हमने प्लाज्मिड की एक बार फिर से रिवीजन कर लिया था, प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली थी हमने। प्रॉपर्टी के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टी बताई थी, सेलेक्टेबल मार्कर, रिस्ट्रिक्शन साइट और ओआरआई साइट। ठीक है, कल के मैंने जिक्र किया था, आज भी जिक्र किया। सेलेक्टेबल मार्कर और रिस्ट्रिक्शन साइट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट भी लगाए यहाँ पर। ठीक है, एक हमने ड्रग रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में समझा और एक हमने लैक जेट जीन वाले सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में समझा, और लैक ओब्रोन को भी समझा हमने साथ साथ में, जो हमने वहां भी पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, डिटेल में आपने वहां बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। यहाँ हमने उसका छोटा सा कंसेप्ट उठा लिया, ओनली लैक जेट जीन का। ठीक है, वहां तो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ रखी है, लैक, ठीक है, जेट के अलावा ए, जेट बाई ए, तीनों जीनों के बारे में, किस तरीके से काम करता है, लैक्टोज किस तरीके से इंड्यूसिंग का काम करती है, बहुत डिटेल में। यहाँ हमने जेट जीन का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, इसी जीन को कट करके यहाँ निकाल करके पीयूसी गेट में लगाया, पीयूसी गेट की हेल्प से हमने इसको यूज किया। अब यहाँ आपको ये बस दो पॉइंट याद रखने हैं, क्वेश्चन बनता है कि दोनों प्लेटों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के केस में दोनों प्लेटों के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही, तो क्या है? दोनों प्लेटों में ग्रोथ आ रही है तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्पिसिलिन में ग्रोथ आ रही है पर टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, पीयूसी8 लैक जेट जीन के केस में, ठीक है, कि अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डली हुई एम्पिसिलिन और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डली हुई प्लेट के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ब्लू ग्रोथ आ रही है, ट्रांसफॉर्मेंट पर नॉन रिकॉम्बिनेंट। व्हाइट कॉलोनी आ रही है, मतलब कलर नहीं आ रहा, व्हाइट का मतलब कोई कलर नहीं आ रहा, ठीक है, पर कॉलोनी ग्रोथ आ रही है, तो बोलोगे ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर था। और अगर प्लांट के केस में किसी जीन को ट्रांसफर करना है टीआई प्लाज्मिड लोगे, और एनिमल के केस में किसी जीन को ट्रांसफर करना है तो आप रेट्रोवायरस लोगे। ठीक है, ये एक पार्ट हमारा एकदम फिनिश है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ठीक है, होस्ट लास्ट स्टेप होस्ट। और कल हम पूरा ए से लेकर के जेड तक पूरा एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं, जिसमें पीसीआर को भी एक्सप्लेन करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, जिसके अंदर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाएंगे, किस तरीके से प्यूरिफाई डीएनए को निकालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, फिर सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, पीसीआर में डाल करके मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, और मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, और लास्ट में मैं दो टाइप की फर्मेंटेशन बताऊंगा, ठीक है, बैच फर्मेंटेशन और फीड बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, उसकी हेल्प से किस तरीके से हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कल चैप्टर हमारा फिनिश, कोई डाउट? ये और देख लें, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसके बाद आज फिनिश करते हैं क्लास। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके मैंने बता दिए आपको, ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके मैंने बता दिए, प्लाज्मिड को अगर तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका समझो, ठीक है, एक तो वायरस के थ्रू भी कर सकते हैं यूकैरियोटिक एनिमल सेल में, प्लांट सेल के अंदर करना है तो आप एक तरीका तो यूज कर सकते हो, क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबर कैसे, टीआई प्लाज्मिड का। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर आपको अगर प्लाज्मिड को एंटर कराना है तो क्या काम करोगे, इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या है टेक्निक, देखो कर लेते हैं। इससे पहले तो कोई डाउट नहीं है, एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए कि नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट वाला, उससे पहले वाला एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आपके चेहरे के एक्सप्रेशन दिखने चाहिए, तो एक्सप्रेशन तो नहीं दिखेंगे आपके, बस कमेंट्स ही दिखेंगे, ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, चलो ये एक्सपेरिमेंट लगा लेते हैं। कर लिया ना, ठीक है,
तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आपको डीएनए रिकॉम्बिनेंट को एंटर करना है तो किस टेक्निक को यूज करने वाले हो, ठीक है, उसी की बात करेंगे, ठीक है। ये ले लो बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया लिया आपने इसके अंदर। अब यहाँ आप ले सकते हो कैल्शियम आयन प्लस रिकॉम्बिनेंट ले लो। कुछ ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, इसके अंदर आप अप्लाई करो, तो ऐसे दिखा देता हूँ मैं, लिख तो देते हैं कैल्शियम आयन प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मान लो ये आपने कैल्शियम आयन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैल्शियम आयन से जुड़ा हुआ है, डाइप्लेंटाइन कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यहाँ इस कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए, एक बैक्टीरिया दिखा देते हैं, एक से समझ जाएंगे, ठीक है। मान लो इकोलाई है, अब क्या करा रहे हैं, हमने कैल्शियम और रिकॉम्बिनेंट का एक सॉल्यूशन तैयार किया, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका है कैल्शियम में मिला दिया, डाइवैलेंटाइन होते हैं, उठा करके इस बीकर में डाल दिया जिसके अंदर इकोलाई पहले से पड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो। और हम इतना जानते हैं कैल्शियम आयन पर चार्ज कैसा होता है, कैल्शियम आयन पर चार्ज कैसा होता है बेटा, आपको पता है ना, कैल्शियम आयन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम पे कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में चिपक जाएंगे ना, अट्रैक्शन हो जाएगा। अब जैसे इस बीकर में इसको डाल देंगे, हम बीकर में सबको डाल देंगे, डीएनए को भी इसमें चिपका हुआ है, डीएनए से चिपका रहेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चिपक जाएंगे आपस में। अब क्या करेंगे, इस बीकर को हम बर्फ पर रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस की प्लेट होती है उस पर रख देंगे, फिर बर्फ पर रख देंगे, फिर प्लेट पर रख देंगे, बर्फ पर रख देंगे, फिर प्लेट पर रख देंगे, बर्फ पर रख देंगे, फिर प्लेट पर रख देंगे। ये करेंगे तो बैक्टीरिया की क्या हालत होगी, कभी कर क्या रहे हो यार, कर क्या रहे हो तुम, बर्फ पर रख रहे हो, ठंडा कर रहे हो, फिर गर्म कर रहे हो, मुझे फिर ठंडा कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, मर जाऊंगा भाई। तुम मरेगा तो नहीं हो, इसमें ध्यान रखना है, बर्फ पर बहुत ज्यादा नहीं रखना और बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर नहीं रखना, 42 फिर आइस पे 42। इससे क्या उसकी वजह से उसकी बैक्टीरियल वॉल होती है ना, उसकी पोर साइज खिंचाव पैदा हो जाता है, उनमें हालत खराब हो जाती है, खिंचाव पैदा हो जाता है। और जैसे उसका पोर साइज बढ़ता है, ये कैल्शियम अंदर जाते हैं, कैल्शियम अंदर जाते हैं तो मौका पाके डीएनए भी कैल्शियम के साथ अंदर चला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम देंगे इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट यानी 42 फिर आइस, फिर 42 फिर आइस, 42 फिर आइस। इससे क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट एंटर कर जाएगा, जो हम चाहते थे वो हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एक तरीका तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है रिकॉम्बिनेंट का, उस रिकॉम्बिनेंट को पहले आप, ठीक है, डाइवैलेंटाइन के अंदर या बाइवैलेंटाइन के साथ डिसॉल्व कर लो, ठीक है। फिर उस बैक्टीरिया के अंदर डाल दो और उस बैक्टीरिया को हीट शॉक ट्रीटमेंट दे दो, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, तो इसका साइज है, पोर साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और पोर साइज हम अपनी बॉडी के लिए भी कर सकते हैं। देखा होगा नेचुरोपैथी में हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है टॉक्सिक मेटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। मतलब बॉडी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें एक बड़े बड़े टब होते हैं, उनमें गर्म पानी होता है, ठीक है। आपको लिटा दिया जाता है, स्पाइन बात कराई जाती है, उठा के ठंडे पानी में दिया जाता है आपको, फिर गर्म में ठंडे में, गर्म में ठंडे में, ठीक है। इससे मतलब बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी करते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने में भी करते हैं, रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने में भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब पोर साइज बढ़ता है ना तो उठा के धीरे से कैल्शियम आयन का चलेगा अंदर, आप रिकॉम्बिनेंट, ये बैक्टीरिया क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका हम अगर बात करते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन, जैसे कुछ अब क्वेश्चन एक ही आएगा, ये माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए, तो ध्यान रखना एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए क्वेश्चन तो नहीं आएगा माइक्रो इंजेक्शन ओनली फॉर एनिमल सेल, ये क्वेश्चन आएगा एनिमल सेल के लिए, बस क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। चलो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है भाई, माइक्रो ले लेते हैं, इसमें डीएनए है, एनिमल सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उसको पेनिट्रेट कर दिया और पंच कर दिया, डीएनए अंदर पहुंच गया, डीएनए था तो डीएनए था वो कहां पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। एक तरीका ये है डीएनए को अंदर पहुंचाने का, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन मिडिली सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपने डीएनए को पहुंचा दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं, एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन आएगा एनिमल सेल के लिए। अच्छा प्लांट सेल के लिए क्या यूज करेंगे, इसको हम जीन गन बोलते हैं, जीन गन, बायोलिस्टिक गन, एक गन आती है बिल्कुल पका जाती है, इसको फायर करते हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं इसके अंदर, किसको फायर कर रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ ऐसी गन है जिसके अंदर बुलेट नहीं है, इसके अंदर गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल है, गोल्ड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, ठीक है। तो गोल्ड पर पॉजिटिव है, टंगस्टन पर पॉजिटिव, तो हमने भी कर लिया, उसमें गोल्ड पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें हमने ठीक है सॉल्यूशन तैयार किया इसका, उसको उठा करके उस गन में फिल कर दिया और सामने लगी हुई है प्लांट सेल। अब धीरे धीरे हमने बम पार्टमेंट चालू कर दी अपने डीएनए की और टंगस्टन में गोल्ड पार्टिकल की,
गोल्ड पार्टिकल तेजी से स्पीड से प्लांट सेल में एंटर करेंगे, साथ साथ में आपका डीएनए भी चला जाएगा। ये तरीका है, प्लांट सेल के लिए करते हैं इसको। बायोलिस्टिक या जीन गन बोलते हैं इसके अंदर। बायोलिस्टिक या जीन गन का यूज करोगे इसके लिए आप। बायोलिस्टिक या जीन गन प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। इसमें आप पॉजिटिव चार्ज के लिए गोल्ड या टंगस्टन यूज करते हो, बस ये बात ध्यान रखिए। इसके अंदर आपने यहाँ पे गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल यूज किए हुए हैं जिनमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है। मानो ये गोल्ड या टंगस्टन में आपका डीएनए भी मिला हुआ है, डीएनए भी मिला हुआ है आपको। डीएनए भी है, गोल्ड टंगस्टन में, गोल्ड टंगस्टन प्लांट के अंदर जाएगा तो आपका डीएनए भी चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी को जीन गन या बायोलिस्टिक गन बोलते हैं, जो आपके रिकॉम्बिनेंट को गोल्ड या टंगस्टन, क्योंकि गोल्ड में पॉजिटिव चार्ज होता है, टंगस्टन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, बस यही तो मैं चाहिए। एक पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव उस पर डीएनए पे नेगेटिव है, फॉस्फेट की वजह से बम्बार्डमेंट कर दो सीधे सीधे। एक तरीका ये प्लांट सेल के लिए करते हैं। फिनिश, ये हो गया हमारा आज का, ठीक है, कार्यक्रम फिनिश। यानी हमारा 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए आज, क्लोनिंग वेक्टर एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक, और होस्ट। अब कल हम चालू करेंगे बिल्कुल ABCD से लेकर के डीएनए निकालेंगे, प्लाज्मिड निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे और ट्रांसफॉर्मेंट बनाएंगे, ठीक है। पर डीएनए को निकाल करके हमें 2 टेक्निक यूज करनी है। पहले डीएनए को निकाल के आइसोलेट करना है, फिर रिस्ट्रिक्शन से कट करा करके जीन को निकालना है, सेपरेट करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए PCR में डालोगे, PCR में मल्टीपल कॉपी बन जाएंगे मिलियंस, तब जाकर के आप टेक्नोलॉजी स्टार्ट करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तब तक टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो कल का प्रोग्राम है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिगर बिलो इज द diagrammatically representation of E. coli vector PBR 322. Which one of the giving option correctly identify its certain component? ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई करो। हिंद थर्ड करेक्ट पूछा है, हिंद थर्ड। EcoR1 इज अ सेलेक्टेबल मार्कर, क्या सेलेक्टेबल मार्कर है हिंद थर्ड और EcoR1? नो बेटा, ये सब सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, ये तो रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट्स है। चलो ये समझ में आ गया। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हां यार ये सेकंड ही सही है। एम्पिसिलिन और इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सेकंड आ जाएगा। ORI origin restriction एंजाइम गलत, रोप रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर गलत। नेक्स्ट, द टर्म B and R इन द B क्या है और R क्या है? B बॉलिवर, R रॉड्रिग्यूज, ठीक है। ये क्या है बेटा? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम ऑफ साइंटिस्ट, फर्स्ट ही आ गया नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। बॉलिवर रॉड्रिग्यूज। व्हाट वुड हैपन इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज? अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर आपने जीन को इंसर्ट कर दिया, मतलब लैक जेट जीन को इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा? लैक जेट जीन काम करना बंद कर देगा, और लैक जेट जीन काम करना बंद कर देगा तो क्या ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी? नो, कलरलेस व्हाइट कलर की कॉलोनी आएगी, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। The presence of chromogenic substance will give blue colored colony. The recombinant colony do not produce any color, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं it will result in inactivation of enzyme. एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा या जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ जीन तो मतलब एक तरीके से एंजाइम भी इनएक्टिवेट हो गया, क्योंकि एंजाइम बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ये भी कह सकते हो ब्लू कलर, बहुत लगा दो, ठीक है, की बात है। This will result in the inactivation of the enzyme. इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन ज्यादा बेटर है, ठीक है, पर इनडायरेक्टली वो एंजाइम भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस में भी ये टर्म यूज करते हैं, तो आप ये लगा लो 1 and 3 ज्यादा बेटर है, ठीक है। Which of the following is commonly used as a vector for introducing the DNA fragment into human lymphocyte? एनिमल सेल में आप कुछ भी एंटर कराना है तो आप वायरस लोगे, रेट्रोवायरस। The ability to transform normal cell into cancerous cell is found in TI plasmid, और ये रेट्रोवायरस में भी होती है एनिमल के केस में, both 1 and 2 होगा। Gene of interest was cloned at a site साल in PBR 322, भाई साल में आपने अटैच कर दिया, साल फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन वाला काम गया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल एक्सिबिट ससेप्टिबिलिटी टू टेट्रासाइक्लिन। नॉर्मल E. coli सेल कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक? नॉर्मल E. coli में कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट जीन नहीं होता, नन ऑफ दीज। नॉर्मल E. coli में कोई भी प्लाज्मिड के प्लाज्मिड होते हैं, पर ड्रग रेजिस्टेंट जीन वाले प्लाज्मिड नहीं होते E. coli के अंदर। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ, किसके सिलेक्शन के अंदर? कॉम्पिटेंट, नो। ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, बिल्कुल सही। बोथ ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं इसके हिसाब से। अनदर द TI प्लाज्मिड हैज, ठीक है, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वन लिमिटेशन ऑफ इट्स यूज दैट डज नॉट इन फैक्ट सीरियल प्लांट सजेस्ट। देखो इसका एक दिक्कत थी TI प्लाज्मिड की, क्या मोनोकॉट के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते थे, पर बाद में जाकर के हमने इसको मॉडिफाई किया, हम यूज भी कर सकते हैं, पर अभी गलत बताया। अल्दो द TI प्लाज्मिड हैज, ठीक है, रिवोल्यूशनाइज्ड प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, वन लिमिटेशन ऑफ इट्स यूज इज दैट। भाई जितने सीरियल प्लांट्स होते हैं लाइक कॉर्न राइस क्या होते हैं? मोनोकॉट होते हैं, जानते हो ना। डाइकॉट होते हैं जिनको इनके सीड को दबाने पर 2 पार्ट में सीड टूट जाए, डाइकॉट। छोटे बच्चों को ये समझाया जाता है, ठीक है, आपको तो और पता होगा। मोनोकॉट जिनके 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते, मोनोकॉट है। भाई राइस है, कॉर्न है, 2 पार्ट में नहीं टूटते, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जो भी 2 पार्ट में टूट जाएंगे, जैसे चना है 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, दालें हैं 2 पार्ट में टूट जाती हैं, जो 2 पार्ट में टूटती हैं वो सब क्या है? डाइकॉट, ठीक है। सिंपल बच्चों वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ओके, समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से कंसेप्ट एकदम सेट हुए होंगे। और ऐसे ही कल भी हम इस चैप्टर के बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं। 2 टेक्निक हम नहीं बताने वाले हैं आपको, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरी टेक्निक बताने वाले PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से फिनिश करेंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की धुआंधार, और अब चालू हो जाओ उल्टा तरीका। उल्टा तरीका क्या है? रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन।